बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुजम्मिल इन्फो में खुशामदीद। एहसन किसी काम से मुल्तान गया हुआ था। मुख्तलिफ लोगों का इंटरव्यू करना एहसन का मशगला था। दिल फेंक जिंदा दिल इंसान था। उम्र लगभग कोई 26 साल का एक खूबसूरत जवान था। खानदानी और नस्ली एतबार से इसके घर वाले खुद को आला दर्जे का तस्वुर करते थे। ओहदे और मर्तबे का गुरूर था। रंगो नस्ल, जात पात, नामो नस्ब, रस्म रिवाज, खानदानी स्टेटस, ये सारे हरूफ वो बचपन से ही किसी सबक की तरह सुनता आया था। एलीट क्लास में ज्यादातर अपने बच्चों की तरबियत करते वक्त ये सब कुछ किसी किताबचे या सबक की मानिंद अपने बच्चों को लाजमी निसाब के तौर पर पढ़ाया जाता है कि बच्चा या बच्ची कभी आम लोगों या उनके मुताबिक सरप छाप लोगों से ज्यादा ताल्लुकात इस्तवार न करे और अपने मुस्तकबिल में अपने हमसफर का चुनाव करते वक्त इन सब बातों का ख्याल जरूर रखें। अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकलते वक्त एहसन की नजर एक दोशीजा पर पड़ी। उम्र में एहसन से बड़ी थी मगर शादाब और खिला हुआ चेहरा था। वो हिजाब में नजर झुकाकर रिक्शे का इंतजार कर रही थी। एहसन इसके चेहरे की परेशानी को देख रहा था। कुछ लोग आते जाते इस पर फिक्रे कहते हुए गुजर रहे थे मगर वो किसी की बात पर कान नहीं धर रही थी। अपने पर्स से बार बार फोन निकाल कर किसी से बात करती थी, फिर इधर उधर देखती थी। एहसन को तजस्सुस के साथ साथ ताज्जुब भी हो रहा था। बार बार फोन पर बात और फिर इधर उधर देखना एहसन को कुछ खदशात और शक व शुबहात के साथ साथ ये भी लग रहा था कि वो शायद किसी बड़ी परेशानी में मुब्तला है। इतने में गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी का दरवाजा खुला और वो गाड़ी की पिछली सीट पर बैठने लगी। एहसन जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठा और अपनी गाड़ी का पीछा करने लगा। इस गाड़ी का पीछा करते कुछ दूर जाकर एक होटल के सामने वो गाड़ी रुक गई। वो गाड़ी से उतरी और इर्द गिर्द देखते हुए परेशानी में जल्दी जल्दी इस गाड़ी वाले मर्द के साथ होटल के अंदर चली गई। बॉयफ्रेंड होगा शायद इसका, एहसन दिल ही दिल में सोच रहा था। वहां चौक पर तो इतनी मासूम बनकर ठहरी थी कि जैसे कोई खानदानी और निहायत शरीफ लड़की हो, मगर काम देखो इसके। इतने में वो होटल से अकेली बाहर निकली, रिक्शा करवाया और बैठकर चली गई। अजीब बॉयफ्रेंड है, बाहर तक तो साथ आ जाता, अगर घर तक नहीं छोड़ सकता था तो कमीना। लेकिन यहाँ एहसन की छठी हिस्स की घंटियां बजने लगी। नहीं नहीं, मामला कुछ और लगता है। एहसन होटल के अंदर दाखिल हुआ। कमाल की आइटम थी यार। ये बात एहसन के कानों में पड़ी। बोलने वाला वही था जो गाड़ी में इस लड़की को होटल लेकर आया था। एक रात का कितना लेती है? वो गाड़ी वाला होटल के मैनेजर से पूछ रहा था। अरे सर, कोई मसला नहीं है, आपका जब इरादा हो बात तय करवा दूंगा। हाँ, ये भी ठीक है। अच्छा लो, अपना इनाम तो लो। 500 रुपए का नोट होटल मैनेजर के हाथ में थमा कर वो शख्स बाहर चला गया। एहसन किसी सोच में गुम था। तवाइफ मतलब तवाइफ है ये तो फिर? हिजाब तो ऐसे लिया हुआ था जैसे मदरसे जाती हो। काम देखो और अंदाज देखो। एक्सक्यूज मी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ सर? होटल मैनेजर ने एहसन से मुखातिब होते हुए कहा। वो दरअसल मैं ये पूछना चाहता था कि क्या एक कमरा मिल सकता है? जी सर, क्यों नहीं। सिर्फ कमरा लेंगे या कुछ और भी? मैं कुछ समझा नहीं, एहसन ने हिचकिचाते हुए पूछा। अरे सर, मैं अच्छी तरह जानता हूँ आप जैसे जवान की दिलचस्पी को। तस्वीर का एक एल्बम एहसन के सामने रखते हुए मैनेजर ने कहा। एहसन ने कहा कि अभी जो औरत गई है वो? जी सर, वो भी। ठीक है, इसके साथ मेरा आज रात का वक्त मुकर्रर कर दे। डन हो गया सर। एहसन एडवांस और मैनेजर का कमीशन देकर होटल से वापस चला गया। रात को 9 बजे मैनेजर ने कॉल की। आज रात की डील पक्की हो चुकी है, 11 बजे होटल पहुंच जाना। मेरी वालदा शदीद बीमार है और इस वक्त इमरजेंसी में दाखिल है, मैं नहीं आ सकती। ज्यादा नखरे मत करो और वक्त पर पहुंच जाना। मैं डील पक्की कर चुका हूँ, पार्टी बड़ी है, मैनेजर ने सख्त लहजे में कहा। लेकिन मेरी वालदा? मैं कुछ नहीं जानता। अगर डील कैंसिल हुई तो मैं तुम्हारा वो हशर करूंगा कि दुनिया देखेगी, और फिर कभी तुम्हें कोई कस्टमर भी नहीं दूंगा। मैनेजर ने कहकर गुस्से से कॉल काट दी। अगर ऐसा हुआ तो वालदा के इलाज के लिए पैसे और बच्चों की जरूरियात कैसे पूरी होंगी? ये सोचते सोचते वो जल्दी से घर पहुंची। तैयार होकर हिजाब पहना और रिक्शे में बैठ गई। इमरजेंसी में पड़ी बीमार वालदा का चेहरा बार बार इसके सामने आ रहा था। रोते रोते इसके चेहरे का मेकअप खराब हो चुका था। होटल पहुंचकर वो रिक्शे से उतरी और होटल में दाखिल हुई। अपना बूथा देखा है? ये उतरा हुआ चेहरा देखकर तुम्हारे पास किसने आना है? कमरे में जाकर अपना हाल ठीक करो, वो आने ही वाला होगा।
मैनेजर ने कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा। वो कमरे में जाकर तैयार होकर बैठ गई। ठीक 11 बजे एहसन भी पहुंच गया। वो आप ही का इंतजार कर रही है सर, कमरा नंबर 16 में तशरीफ ले जाएं। एहसन कमरे में दाखिल हुआ। मेरा नाम एहसन है। मुझे तुम्हारे जिस्म से कोई मतलब नहीं है कि मैं गलाजत में मुंह नहीं मारता, मगर ये सब करने का मकसद तुम्हारा चेहरा बेनकाब करना था। शरीफ बनकर हिजाब पहनकर तुम जैसी औरतें चेहरे पर मासूमियत सजाए मुझ जैसे मर्दों को धोखा देती हो। वो खामोशी से सब सुनती रही। बीमार वालदा, मैनेजर का रवैया और अब एहसन के अल्फाज, मगर मामूल था सब। नाम क्या है तुम्हारा? नरमीन। नाम बहुत प्यारा है, मगर काम? तौबा, खुदा माफ करे। तवाइफ? हाँ, तवाइफ है तुम्हारा नाम। एहसन ने मजा बनाते हुए कहा। जी दुरुस्त फरमाया आपने, तवाइफ मेरा नाम है। खैर, तुम मुझे एहसन बुला सकती हो, तुम तवाइफ भी शौक से बनती हो और कोई वजह नहीं होती। नरमीन ने हौसला किया और जवाब देने का सोचा। हमारे अंदर की औरत जब अपनी मौत आप मर जाती है, जब हमारे ख्वाब हकीकत के कब्रिस्तान की किसी गहरी कब्र में दफन हो जाते हैं, जब हमारे जज्बात का कत्ल हो जाता है, जब हमारी ख्वाहिशात मजबूरियों के बोझ तले दब जाती हैं, जब हमारे रिश्ते गुर्बत, जिद और अना की भीड़ चढ़ जाते हैं, तो मुख्तसरन ये कि एक औरत चलती फिरती जिंदा लाश बन जाती है, तो हमारे अंदर एक तवाइफ का जन्म होता है। नहीं नरमीन, मेरे ख्याल से तुम जैसी औरतों को फक्त मुख्तलिफ मर्दों का चस्का होता है। मर्दों का चस्का? नरमीन ने अफसरदगी से पूछा। हाँ, मर्दों का चस्का। सुनो एहसन, शराब और चरसी पी कर आप लोग आते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं, वैशी, तवाइफ, जिस्म फरोश और इससे भी गंदे गंदे अल्फाज से पुकारते हैं। अपने नाखूनों से सारी रात मेरा जिस्म किसी वैशी दरिंदों की तरह नोचते हैं, पान की पुचकारियां मारते हैं, मेरे चेहरे और मेरे जिस्म पर थूकते हैं। बदबूदार जिस्म जिनके 10 कदम की दूरी पर ठहरने वाले बिकराहत और घिन महसूस करते हैं। ऐसे ऐसे मर्दों को भी मुस्कुराते हुए गले लगाना पड़ता है ताकि उनके जिस्म की प्यास और हवस बुझाकर मैं अपने भूखे बच्चों की भूख मिटा सकूं। ऐसे मर्दों का चस्का किसी जिंदा लाश को ही हो सकता है, जो कि मैं इस वक्त बन चुकी हूँ, मगर न ऐसे मर्दों को तो कोई जंगली कुतिया भी मुंह ना लगाए। तुम लोगों की नजर में तो फिर एक तवाइफ कुतिया से भी गिरी हुई होती है। तो नरमीन, तुम्हारे यहाँ तक आने या एक औरत से तवाइफ बनने की क्या वजूहात होती हैं? एहसन, कभी मेरा बाप मुझे 2 टकों के इवज फरोख्त कर देता है, कभी मेरा भाई अपनी अयाशियों की खातिर मुझे नीलाम कर देता है, कभी मेरी इज्जत का मुहाफिज और रखवाला यानी शोहर मुझे जुए में हरा देता है, कभी मुझसे इज़ारे मोहब्बत करने वाला मर्द शादी के ख्वाब दिखाकर मुझे जिस्म फिरोशी के कोठे पर बेच देता है। लेकिन एहसन, मैं अपनी मजबूरियों की आड़ में, अपने बच्चों की भूख की खातिर, अपनी अम्मा के इलाज की खातिर, अपने मियाँ के कर्ज की खातिर दर दर की ठोकरें खाने, धुतकारे जाने के बाद मजबूर होकर अपना जिस्म फरोख्त करती हूँ, तो मैं तवाइफ बन जाती हूँ। लेकिन मुआशरे की वो खवातीन जो अपनी मर्जी से बिना किसी मजबूरी के अपने पसंदीदा मर्द को अपनी रजामंदी और खुशी से अपना जिस्म होटल के कमरों और जूस कॉर्नर में दे देती हैं, तो क्या वो तवाइफ से बड़ी तवाइफ नहीं है एहसन? लेकिन नरमीन, इस काम से हासिल होने वाली रकम भी हराम है और ये काम भी। एहसन, इस थानेदार के बारे में क्या ख्याल है जो मीडिया के दबाव में आकर कोठे पर छापा मारता है तो गिरफ्तार होने वाले मर्दों को सियासी सिफारिश या रिश्वत लेने के बाद बाइज्जत बरी कर देता है, मगर गिरफ्तार होने वाली तवाइफ से रिहाई के बदले जिस्म की प्यास बुझाने की शर्त रखता है, या फिर एक तवाइफ से जिस्म बेचकर हासिल होने वाली रकम से अपना हिस्सा लेकर अपने बच्चों के लिए किताब ले जाता है, फल फ्रूट ले जाता है, सब्जियां ले जाता है। मैं जिस्म बेचकर बच्चे पाल रही हूँ तो वहशिया हूँ, और जो मेरे जिस्म की कमाई और धंधे से हासिल होने वाली रकम से लाखों मालिक मकान, होटल मकान, सियासतदान और थानेदार अपने बच्चे पाल रहे हैं, वो कौन है फिर एहसन? मतलब तुम्हारी नजर में मीडिया अपना सही किरदार अदा कर रहा है नरमीन? कौन सा किरदार एहसन? जब अपने हिस्से की रकम या भत्ता नहीं मिलता तो मीडिया अपने भरपूर किरदार अदा करता है। पुलिस के साथ छापा मारते हैं और बढ़ना हालत में हमारी तस्वीर और वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। एहसन, तुम जानते हो, अंदाजा लगा सकते हो इस औरत पर गुजरने वाली कैफियत और दर्द का, जो बेवा हो और 4 बच्चों की कफालत का बोझ, और बुरी लाचार अम्मा जो बिस्तर पर जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही हो। घर का किराया, बिजली और गैस के बिल, बच्चों के तालीमी खर्चात, अम्मा की दवा और इलाज पर लगने वाली भारी रकम, और वो औरत अपनी बूढ़ी माँ और बच्चों से झूठ बोलकर जाती है कि वो किसी इदारे में जॉब करती है
اور اس عورت کی برہنہ تصاویر اور ویڈیوز وائرل ہو جائیں۔ نہیں نہیں احسن، تم 1000 کوشش کے بعد بھی اس عورت کا درد محسوس نہیں کر سکتے۔ بوڑھی اماں اور بچوں کے سامنے رسوا ہونے کا ڈر، رشتہ داروں کا۔ مجھے خوف نہیں ہے احسن، خوف اس بات کا ہے کہ میرے بچوں کو طوائف کی ناجائز اولاد ہونے کا طعنہ دیا جائے گا۔ اور تم جانتے ہو احسن، میں یہ بھی جانتی ہوں کہ میرے بچے جب جوان ہوں گے تو مجھ پر دھندا کرنے کا دھبا لگا کر مجھے دھکے دے کر نکال دیں گے، تب جب میرا حسن اور جوانی بھی ڈھل چکی ہوگی۔ مگر میں پرواہ نہیں کرتی احسن، میں بھیک مانگ لوں گی، سوکھی روٹی اور خشک جھاڑیاں کھا لوں گی، کچرے میں پڑی روٹی کھا لوں گی۔ مگر اس وقت سوال میرا نہیں ہے، سوال میرے بچے اور بوڑھی اماں کا ہے۔ تم یہ سب چھوڑ کر کسی سے شادی کیوں نہیں کر لیتی نرمین؟ شادی؟ اچھا مذاق ہے احسن، بھلا کسی طوائف سے کوئی شادی کرتا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے نرمین، اچھے مرد آج بھی معاشرے میں موجود ہیں۔ اچھے مرد؟ تم کر سکتے ہو مجھ سے شادی احسن؟ میں؟ احسن کی آواز کے ساتھ ساتھ پورا جسم کانپ رہا تھا۔ اس سوال پر احسن اپنے حواس کھو بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر پسینہ تھا، جبکہ کمرے میں اے سی کا درجہ حرارت 16 پر تھا۔ ایک لمحے کی خاموشی تھی، مگر اس خاموشی میں نرمین کے درد کی چیخیں شور مچا رہی تھی، جسے فقط وہ خود ہی سن سکتی تھی، کیونکہ آہ کی چیخ سننے کے لیے احساس کے کان درکار ہوتے ہیں جو صرف ایک طوائف کے پاس تھے۔ کمرے کی دیواریں یہ چیخ سن کر خون کے آنسو زاروں قطار رو رہی تھی۔ احسن دل ہی دل میں کچھ بربرا رہا تھا۔ شادی، طوائف، میں، طوائف، نام و نسب، طوائف، رسم و رواج، طوائف، معاشرہ، طوائف، خاندانی ثقافت، طوائف، طوائف، فیملی سٹیٹس، لوگ، طوائف، رنگ و نسل، طوائف، ذات پات، طوائف۔ احسن یہ سب کچھ بربرا رہا تھا۔ نرمین نے اپنے آنسو پوंچھتے ہوئے ایک شادابی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر بڑے پیار سے احسن سے مخاطب ہو کر کہا، احسن، اگر اس نام و نسب، رنگ و نسل، ذات پات، عہدہ اور مرتبہ، رسم و رواج، خاندانی ثقافت، فیملی سٹیٹس کا خیال تم لوگ کوٹھوں پر جانے سے پہلے اور طوائف کے ساتھ رات گزارنے سے پہلے کرتے تو آج جسم فروشی کے یہ کوٹھے ویران پڑے ہوتے، یہاں جسم فروشی کا دھندا نہ ہوتا اور طوائف کو کسی اور راستے کا انتخاب نہ کرنا پڑتا۔ مگر افسوس، تم لوگ اس سب کی پرواہ فقط حلال راستے اور شرعی طریقوں پر کرتے ہو۔ حرام، ناجائز اور غیر شرعی کام کرتے وقت، کوٹھوں پر جاتے وقت، ویشیا کے ساتھ رات گزارتے وقت تم اس سب کی پرواہ نہیں کرتے نرمین۔ مگر تم جس راستے پر ہو اس کی منزل جہنم ہے احسن۔ جس ماں کے جگر کے گوشے بھوک کے مارے تڑپ رہے ہوں، جس کا بچہ ہسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہو، مگر ڈاکٹر مسیحا 1000 منت سماجت ہاتھ جوڑنے اور گڑگڑانے کے، خدا اور رسول کے واسطے دینے کے بعد بھی علاج کرنے پر آمادہ نہ ہو، جس کی بوڑھی ماں بزرگ اور لاچار ماں دعاؤں اور علاج کی غرض سے اپنی بیٹی کی جانب افسردگی کی نگاہ سے دیکھتی ہو، وہ گناہ یا ثواب نہیں دیکھتی احسن، وہ اپنے بچوں کے فاقہ اور بوڑھی ماں کی بیماری کو دیکھتی ہے۔ لیکن نرمین دیکھو احسن، معاشرے میں دولت کی غیر منصفانہ تقسیم ہی ایک عورت کو طوائف اور وحشیہ بناتی ہے، اور ایک پڑھے لکھے تعلیم یافتہ نوجوان کو ہتھیار اٹھانے اور دہشت گرد بننے پر مجبور کرتی ہے۔ جب جسم پر چادر ڈالنے کے بجائے جسم سے لباس اتارنے پر دولت خرچ کی جاتی ہو، جب مجرے کی محفلوں پر ڈالرز نچھاور کیے جاتے ہوں تو مجھ جیسی عورت کو طوائف بننا پڑتا ہے۔ اور رہی بات میری جہنم کی، تو میرے پاس آنے والے، مجھ سے دھندا کروانے والے، میرا جسم خریدنے والوں کے بارے میں کیا خیال ہے احسن؟ کیا خدا طوائفوں کا نہیں ہوتا احسن؟ تم نے وہ واقعہ تو کسی کتاب میں پڑھا ہوگا۔ واقعہ؟ کون سا واقعہ نرمین؟ مجھ جیسی ہی ایک طوائف نے جب اپنے جوتے میں پانی بھر کر ایک پیاسے کتے کو پلایا تھا تو میرے غفور اور رحیم خدا نے اسے بخش کر جنت عطا کر دی۔ تو میرا خدا تو وہی ہے نا احسن؟ مجھے خود سے زیادہ فکر ان لوگوں کی ہے احسن، جن کی ناانصافیوں کی بدولت میں جسم فروشی کے بازار تک پہنچی ہوں۔ باقی میری جنت یا جہنم کا فیصلہ کرنے والے انسان کون ہوتے ہیں؟ یہ سب باتیں احسن کے منہ پر کسی زوردار تماچے کی مانند لگی تھی۔ نرمین، کیا تمہیں آج تک کوئی اچھا مرد نہیں ملا؟ میں اچھے مردوں کے پیر دھو دھو کر بھی پینے کے لیے تیار ہوں احسن۔ تمہیں ایک دن کا واقعہ سناتی ہوں۔ ایک دن 6 لڑکے رات کے لیے میرا جسم خرید کر مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ ان لڑکوں نے شراب پی اور مجھے اپنے درمیان میں بٹھا لیا اور مجھے بھی شراب پینے کا کہنے لگے۔ میں طوائف ضرور ہوں احسن، مگر شراب نہیں پیتی۔ میرے انکار کرنے پر نشے میں دھت لڑکوں نے مجھ پر تشدد کیا اور پھر باری باری زخمی حالت میں مجھے ساری رات میرے جسم نوچتے رہے۔ میری چوڑیاں توڑی اور میری کلائیوں سے خون بہتا رہا اور گلاس کا کانچ ماتھے پر لگنے سے میرا ماتھا بھی شدید زخمی تھا۔ میں خالی پیٹ تھی، مگر وہ پھر بھی ساری رات میرا جسم نوچتے رہے۔ اسی دوران ان سب نے ایک دوست کو بھی فون پر آنے کی دعوت دی۔ ایک لڑکا مجھ پر اپنی ہوس بجھا رہا تھا کہ فجر کی اذان شروع ہو گئی۔
मैंने एकदम से सीधे होकर अपने जिस्म पर चादर लेने और सर पर दुपट्टा लेने की कोशिश की। ऐसा करने पर इस लड़के ने शराब की बोतल मेरे सर पर दे मारी। मैं तवाइफ जरूर हूँ मगर एहसन अजान का एहतराम करती हूँ। मैं तवाइफ जरूर हूँ एहसन मगर कमरे में कुरान मजीद को अलमारी में रख कर जिस्म फरोशी का धंधा करके बेहुरमती नहीं करती। जब वो लड़का जिसे इन्होंने फोन पर दावत देकर बुलाया था कमरे में दाखिल हुआ, मैं नंगे बदन बैठी रो रही थी। मेरा पूरा जिस्म दर्द कर रहा था। इस लड़के को देखकर मैं सीधी हो गई। मेरे जिस्म पर तशद्दुद के निशानात देखकर वो लड़का सकते की हालत में था। सारा मामला शायद इसकी समझ में आ चुका था। आप अपने कपड़े पहनकर अपना सामान बांध ले। आप ये इज्जत वाला लफ्ज मेरे कान में पड़ा तो रूह को कुछ सुकून सा मिला। मैंने अपना सामान बांधते हुए कमरे के बाहर से आने वाली आवाजें सुनी। ये लड़का अपने बाकी दोस्तों से झगड़ रहा था। कुछ देर बाद वो कमरे में आया और मुझसे चलने का कहा। मेरा हाथ पकड़ के अपने दोस्तों से झगड़ता हुआ मुझे लेकर बाहर चला गया। मोटरसाइकिल पर अपने साथ मुझे अस्पताल ले गया। मेरे जख्मों पर मरहम पट्टी करवाने के बाद मुझे मेरे घर से कुछ फासले पर सॉरी कहते हुए चला गया। इसके इस अंदाज और लहजे से ही मेरे सारे जख्म भर चुके थे। एहसन वो जरूर किसी आला तरबियत याफ्ता वालिदैन की औलाद था, आला दर्जे के नामो नस्ब वाला। इस लड़के का नाम क्या था नरमीन? नाम फरिश्ता था शायद। फरिश्ता, हाँ फरिश्ता यही नाम था इसका, क्योंकि मेरी नजर में ऐसे मर्द फरिश्ता ही होते। एहसन मैं तवाइफ जरूर हूँ मगर शराब नहीं पीती। मैं तवाइफ जरूर हूँ एहसन मगर कमरे की अलमारी में कुरान पाक रख के जिस्म फरोशी का धंधा करके इसकी बेहुरमती नहीं करती। मैं तवाइफ जरूर हूँ एहसन मगर अजान का एहतराम करती हूँ। मैं तवाइफ जरूर हूँ एहसन मगर अपनी इज्जत का सौदा करती हूँ। मैं तवाइफ जरूर हूँ मगर सूद का कारोबार नहीं करती। मैं तवाइफ जरूर हूँ मगर नाप तोल में कमी और मिलावट नहीं करती। मैं तवाइफ जरूर हूँ मगर यतीम और मस्कीन के हक नहीं खाती। एक बार फिर नरमीन के अल्फाज एहसन के दिलो दिमाग को जख्मी कर गए। कमरे में एक तवील और गहरी खामोशी थी। नरमीन, तुम इस मुआशरे को कोई पैगाम देना चाहोगी? मैं ऐसे मर्दों से हाथ जोकर पांव पकड़ के गुजारिश करती हूँ जो छोटी छोटी नन्ही कलियों को खिलने से पहले अपनी हवस में दबोच कर मुरझा देते हैं, जो फूल से बच्चों से ज्यादती करने के बाद उनका गला काट कर कचरे के ढेर में भूखे कुत्तों के सामने फेंक देते हैं, कभी पेट्रोल छिड़क कर आग लगा देते हैं, कभी अपनी दरिंदगी का निशाना बनाकर गंदे नाले में फेंक जाते हैं। मेरा बिस्तर और मेरा जिस्म ऐसे मर्दों के लिए हमा वक्त हर तरीके से हाजिर है, मगर खुदारा ये जुल्म और सितम छोड़ दें। जानते हो एहसन, जब कभी मैं कोई ऐसा वाक़या सुनती हूँ तो मेरे कानों में इन फूलों से भी नाजुक बच्चों की चीखें गूंजती रहती हैं। मेरे दिल में छेद हो जाते हैं। मेरा रोंग रोंग जरा जरा जख्मी और लहूलुहान होने लगता है। जो उम्र खिलौनों से खेलने की होती है, जिस उम्र में अपना दुपट्टा भी नहीं संभाला जाता, जज्बात और एहसासात की खबर तक नहीं होती, इस उम्र में दरिंदों की तरह नोच खाते हैं। दर्द के मारे चिल्लाते हुए माँ माँ पुकारते हुए वो दर्दनाक आखिरी सांसें लेती होंगी और ये सब लोग बोलने के बाद नरमीन की आंखों से आंसू की जगह खून और इंसानियत का दर्द बह रहा था। वो रोई जा रही थी। इतने में बिजली की चमक आई और बादल के गरजने की खौफनाक आवाजें कमरे के अंदर तक गूंजने लगी। नरमीन के साथ साथ जैसे सारा आसमान और कायनात का जरा जरा रो रहा था। एहसन ने नरमीन को तसल्ली और दिलासा देते हुए खामोश करवाने की कोशिश की। तुम अब जा सकते हो एहसन, और हाँ, मेरा ये पैगाम मुआशरे के हर फर्द तक जरूर पहुंचा देना। एहसन लड़खड़ाते कदमों के साथ उठने की कोशिश करते हुए बार बार गिरते गिरते बचा और कमरे की दीवारों का सहारा लेते हुए बाहर चला गया। नरमीन ने दरवाजा बंद किया और दीवार को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। रोते रोते नरमीन मेरे अल्लाह मेरी तौबा मेरी तौबा मेरी तौबा का विर्द करते करते इस मुआशरे को एक खूबसूरत पैगाम के साथ साथ जोरदार तमाचा मारते हुए इस जहान फानी से कूच कर गई। कमरे की दीवारों ने इस नुकसान पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा और मौसम ने सूरह फातिहा पढ़ी। एहसन अपने घर की जानिब जा रहा था, मगर नरमीन की बातें इसके दिलो दिमाग को जख्मी कर चुकी थी। नरमीन, तवाइफ, मुआशरा, लोग, कोठा। नहीं, एहसन ने नरमीन के इस खूबसूरत पैगाम के साथ इजाफा करते हुए लिखा, दर हकीकत तवाइफ और वहशिया नरमीन नहीं, तवाइफ और वहशी मुझ जैसे लोग और मुआशरा है। मैं नहीं जानता कि आप लोग इस अफसाने से इख्तिलाफ करेंगे या मुत्तफिक होंगे, लेकिन ये लिखते लिखते मैं बहुत बार फूट फूट कर रोया हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अल्लाह ताला ने मुझे एक तवाइफ की रूह फूंक दी है, ताकि मैं इसके दर्द और मुश्किलात को दिल से महसूस करूँ। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर और कमेंट जरूर कर देना।